वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCNA 200-301 की सीरीज़ के एक और नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारे पिछले टॉपिक OSI रेफरेंस मॉडल ही से रिलेटेड टॉपिक है, पर इस टॉपिक का नाम TCP/IP मॉडल है। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको OSI रेफरेंस मॉडल की वीडियो के अंदर ये बात बताई थी कि नेटवर्किंग जब बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुई तो वेंडर्स के दरमियान में ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई थी कि उनका जो इक्विपमेंट था वो आपस में कंपैटिबल नहीं था। इक्विपमेंट की कंपैटिबिलिटी को हासिल करने के लिए वेंडर्स को आपस में एक ऐसे स्टैंडर्ड के ऊपर आकर जमा होना था जो स्टैंडर्ड सबकी डिवाइसेस के अंदर कॉमन होता, ताकि उनकी डिवाइसेस आपस में इंटर ऑपरेबल हो जाए। तो उस बात के लिए मैंने आपको बताया था कि दो ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और दूसरी थी ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया और ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाने शुरू करे या ऐसे मॉडल बनाना शुरू किया, ऐसा जिस मॉडल को फॉलो करके डिफरेंट वेंडर्स जो हैं वो ऐसी डिवाइसेस डेवलप कर सकें जो डिवाइसेस आपस में कंपैटिबल हों। तो आपने उसके अंदर देखा था कि OSI रेफरेंस मॉडल मैंने आपको डिटेल के अंदर पढ़ाया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि नेटवर्किंग के हिस्ट्री से लेकर आज तक के मामला किस तरह से रहे। बहरहाल, तो जैसे जैसे मॉडल कि समझे कि डेवलपमेंट आगे बढ़ना शुरू हुई तो OSI रेफरेंस मॉडल जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन था वो मार्केट में, या ये कह लीजिए कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो था वो अपनी जड़ें मजबूत करने लगा। लेकिन प्रैक्टिकली ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं सका, क्योंकि OSI रेफरेंस मॉडल के साथ साथ एक और मॉडल जो अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इनिशियली बनाया था, जिसको इनिशियली डॉड मॉडल भी कहा गया, इस मॉडल की भी डेवलपमेंट साथ में शुरू हुई। ऐसा समझा जाता था कि OSI रेफरेंस मॉडल बहरहाल डॉड मॉडल को हरा देगा और आखिर में जब इंप्लीमेंटेशन का वक्त आएगा तो OSI रेफरेंस मॉडल ही को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो एक 7 लेयर का मॉडल था। ये बात दिमाग में रहे कि जितने भी मॉडल बनाए जा रहे थे नेटवर्किंग के लिए, जितने भी रेफरेंस मॉडल बनाए जा रहे थे, उनका जो बेसिक मकसद था वो ये था कि अगर आपके पास सिस्को की एक राउटर और आपके पास हवावे का या जूनिपर का एक राउटर है और मैं इन 3 राउटर्स को आपस में कनेक्ट कर दूं तो ये तीनों के तीनों राउटर्स आपस में मिलकर काम कर सकें। ये नहीं कि सिस्को वाला राउटर हवावे वाले राउटर से पूछे कि भाई तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तुम किस जबान में बात कर रहे हो, मैं ये भी नहीं जानता, क्योंकि मॉडल डिफरेंट अगर होते तो फिर ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती। तो रेफरेंस मॉडल बनाने की वजह आपको समझ में आई। और दूसरा फिर आपने ये भी देखा कि 2 मॉडल्स के अंदर बड़ी जबरदस्त दौड़ शुरू हुई। शुरू में जैसे कि मैंने आपको बताया, यही समझा जा रहा था कि OSI रेफरेंस मॉडल जो है वो रेस जीत लेगा, लेकिन बहरहाल जीत आखिर में हुई TCP/IP मॉडल की। और TCP/IP मॉडल ही आज आप अपने लैपटॉप्स में, अपने कंप्यूटर्स के अंदर इंटरनेट की सेटिंग्स जब करते हैं तो आप TCP/IP सेटिंग्स को ही जो है वो इंप्लीमेंट करवा रहे होते हैं। कहीं पर भी आपको अपने कंप्यूटर के अंदर OSI का जिक्र नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको सामने एक इंट्रोडक्शन रख दिया कि हमें TCP/IP मॉडल की जरूरत क्यों पेश आई। तो TCP/IP मॉडल की जरूरत पेश आने की वजह इंटरऑपरेबिलिटी करना था। TCP/IP मॉडल की जो इनिशियल शक्ल थी वो डॉड मॉडल, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल कहलाता है। और आगे चलकर आपसे मजीद बात करते हैं। देखिए, OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर टोटल 7 लेयर्स थी। पहली चीज तो है कि भाई लेयर्ड आर्किटेक्चर इस्तेमाल क्यों किया जाए। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब आपके पास कोई काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उस काम को आप एक ही लेयर में इंप्लीमेंट नहीं करते, बल्कि आप उसको लेयर दर लेयर में तोड़ देते हैं। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है नेटवर्किंग का, एप्लीकेशन लेयर से लेकर नीचे की लेयर तक का। तो आपने क्या किया हुआ है, उस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्किंग के प्रोसेस को छोटी छोटी लेयर्स के अंदर क्या किया हुआ है, तोड़ा हुआ है, ताकि आपका काम आसान हो जाए। और एक लेयर की इंप्लीमेंटेशन दूसरी लेयर्स की इंप्लीमेंटेशन से इंडिपेंडेंट होती है, और एक लेयर में आने वाली कोई चेंजेस दूसरी लेयर के अंदर आने वाले मामला से भी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, यानी आप इंडिपेंडेंटली एक लेयर को पूरा एडिट भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ और चेंजेस भी ला सकते हैं जो आपका मूड हो, तो उससे अपर लेयर और नीचे लेयर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक हो गई बात। तो लेयर्ड अप्रोच की वजह तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि लेयर्ड मॉडल क्यों यूज किया। TCP/IP मॉडल के आपको मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ वर्जन मिलेंगे। 2 वर्जन बहुत ज्यादा मशहूर हैं इसके, एक 4 लेयर वाला और दूसरा 5 लेयर वाला। बल्कि ये कह लें तो ये 2 ही वर्जन आपको मिलेंगे, 4 लेयर और 5 लेयर वाला। टेनेनबॉम के अंदर किसी और आपने अगर ऑथर की बुक उठाई तो ये 4 और 5 लेयर के ही मॉडल मिलेंगे आपको, जबकि OSI रेफरेंस मॉडल जो था वो 7 लेयर्स का था। बहरहाल, तो ये 4 और 5 लेयर के मॉडल क्या है और एक लेयर का, इन लेयर्स का क्या काम है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 2 तरह के वर्जन है आपके पास। पहला वर्जन आपके पास एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस का है, और दूसरा जो वर्जन है आपके पास वो एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट
नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल का है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि जब आपके पास OSI रेफरेंस मॉडल था तो वहां 7 लेयर्स थी। तो OSI रेफरेंस मॉडल में जो एप्लीकेशन लेयर है वो यहाँ पर भी एप्लीकेशन लेयर ही है, लेकिन इस एप्लीकेशन लेयर के अंदर OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर आपको याद होना चाहिए कि एप्लीकेशन लेयर के अलावा उसमें सेशन और प्रेजेंटेशन की भी लेयर थी। तो सेशन और प्रेजेंटेशन की जो लेयर्स हैं, इन तीनों लेयर्स को मिलाकर आपने जो है वो क्या किया, एक लेयर में इनकॉर्पोरेट कर दिया, जिसको क्या कहा गया, एप्लीकेशन लेयर कहा गया। सेकंड, जैसे वहां पर आप देखिए, जैसे वहां पर ट्रांसपोर्ट की लेयर थी OSI रेफरेंस मॉडल में, यहां पर भी उसी तरह ट्रांसपोर्ट की लेयर है। वहां पर फिर नेटवर्क की लेयर थी, तो ये इंटरनेट की जो लेयर है इसको आप नेटवर्क भी कह सकते हैं, नेटवर्क की लेयर भी कह सकते हैं। कुछ बुक्स में आपको नेटवर्क की लेयर के नाम से भी मिलेगा, तो ये भी उसी तरह से है। और चौथी और आखिरी जो चीज है, OSI रेफरेंस मॉडल में आपके पास 2 लेयर अलग अलग होती थी, DLL डाटा लिंक लेयर और फिजिकल। यहां पर हमने TCP/IP मॉडल में इन दोनों लेयर्स को मिलाकर इस एक लेयर में इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो वैसे अगर आप देखें तो आपके पास लेयर अभी भी वो 7 ही इनकॉर्पोरेटेड है, 3 इस एक में चली गई, 4, 5 उसी तरह और 6 और 7 ही आ गया। तो ये 4 लेयर के TCP/IP मॉडल की इंप्लीमेंटेशन हो गई। दूसरा जो मॉडल है, जो कि ये वाला मॉडल है, इसके अंदर क्या हुआ है कि ये जो डाटा लिंक लेयर और फिजिकल है जो आपने मिलाकर एक नेटवर्क एक्सेस कर दी थी, इन्होंने इन दोनों को क्या रखा हुआ है, अलग अलग रखा हुआ है, बस इतना फर्क है। और इस एप्लीकेशन लेयर के अंदर वही तीनों चीजें शामिल हैं जो ऊपर वाले वर्जन के एप्लीकेशन लेयर के अंदर शामिल है, यानी एप्लीकेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। अब मैं जल्दी से आपको ये बता देता हूं कि ये जो लेयर्स हैं इनका क्या काम है। इसी को समझा देंगे तो ये चीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो एप्लीकेशन लेयर का जो बेसिकली काम होता है वो ये होता है कि इस वक्त मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ये एप्लीकेशन लेयर के थ्रू कर रहा हूं। एप्लीकेशन लेयर वो लेयर होती है जैसे आपका वेब ब्राउजर हो गया, यूट्यूब हो गई, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गए, ये वो चीजें हैं, ये वो एप्लीकेशन है जो कि यूजर से डायरेक्ट डाटा लेती हैं। और इस लेयर के ऊपर लातादाद प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर से इस लेयर के ऊपर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP काम करता है, HTTP काम करता है, HTTPS काम करता है जिससे इस वक्त हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके अलावा TFTP है। इस लेयर के ऊपर आपको मल्टीपल प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, SMTP मेल ट्रांसफर का प्रोटोकॉल मिलेगा, POP3 मेल रिट्रीवल का प्रोटोकॉल मिलेगा, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आपको यहां पर मिलेगा। तो एप्लीकेशन लेयर बाब है बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं तो प्रोटोकॉल भी बहुत सारे हैं। सेकंड, अगर हम आगे आ जाएं तो ये है ट्रांसपोर्ट की लेयर। ट्रांसपोर्ट की लेयर ये बताती है कि फ्रॉम सोर्स टिल द डेस्टिनेशन, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डाटा किस तरीके से होगी। यानी सोर्स और डेस्टिनेशन पहले आपस में कनेक्शन बनाएंगे, उसके बाद डाटा को फॉरवर्ड करेंगे, या कनेक्शन बनाए बगैर ही सोर्स जो है वो डायरेक्ट डाटा को फॉरवर्ड करना शुरू कर देगा। इसकी मिसाल हमेशा मैं देता हूं और वो मिसाल है एक कॉल और SMS की। कॉल में पहले पूरा सर्किट डेवलप होता है, उसके बाद डाटा सेंड होता है, जबकि SMS के अंदर कोई सर्किट डेवलप नहीं होता, आप डायरेक्ट अपना डाटा सेंड कर देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के लिए आपको 2 फिनोमेना प्रोवाइड करती है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन का और दूसरा कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन का। तो अगर आप कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो आपके पास फिर ये TCP प्रोटोकॉल होगा, और अगर आप कनेक्शन लेस फिनोमेना की बात कर रहे हैं तो आपके पास ये UDP प्रोटोकॉल होगा। ये दोनों प्रोटोकॉल्स अपने अपने पोर्ट नंबर से पहचाने जाते हैं। TCP का पोर्ट नंबर 6 है और UDP का पोर्ट नंबर 17। 17 का मतलब खतरा, क्योंकि ये कनेक्शन लेस फिनोमेना से है, इसके अंदर डाटा की डिलीवरी की गारंटी नहीं है, जबकि इसके अंदर डाटा की डिलीवरी की गारंटी है, लेकिन ये स्लो है और ये फास्ट है। तो बहरहाल डिफरेंट एप्लीकेशंस, कोई TCP यूज करती हैं, कोई UDP यूज करती हैं। DNS एक ऐसी एप्लीकेशन है जो TCP और UDP दोनों को इस्तेमाल करती है। तो ट्रांसपोर्ट की लेयर की बात समझ में आ गई कि एंड टू एंड डाटा कैसे भेजना है, पहले कनेक्शन बनाना है, फिर डाटा फॉरवर्ड करना है, या डाटा डायरेक्ट फॉरवर्ड करना शुरू कर देना है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखिए कि TCP जो है, बहरहाल मैं TCP के ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा, आप उसको देखिएगा, उसके अंदर मैं आपको उसकी तमाम फील्ड्स वगैरह के बारे में इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा। बहरहाल TCP के बारे में ये याद रखिएगा कि TCP के अंदर एक 3-वे हैंड शेकिंग भी होती है। जाहिर बात है अभी मेरा जो टॉपिक है वो TCP को पढ़ाना नहीं है, तो मैं 3-वे हैंड शेकिंग के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल मैं इसकी एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा, तो आप उसके अंदर देखिएगा। तो 3-वे हैंड शेकिंग जब भी होगी तो समझ जाइए TCP है। 3-वे हैंड शेकिंग के अंदर क्या होता है, सेंडर यूजर से पहले बोलता है कि मैं तुम्हें डाटा भेजने वाला हूं रिसीवर को, रिसीवर बोल एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ जी डाटा भेज दो, उसके बाद जो सेंडर होता है वो एक्नॉलेजमेंट की फिर एक्नॉलेजमेंट दोबारा सेंड करता है। तो 3 दफा जो है वो हाथ शेक किए जाते हैं और उसके बाद फिर डाटा सेंड होता है। ये जो हाथ शेक किए जा रहे हैं ये कनेक्शन को बनाया जा रहा है, ये चीज UDP में आपको नहीं मिलेगी। नेटवर्क की लेयर पर आ जाए, मशहूर जमाना लेयर है, ये वो लेयर है जिसके ऊपर लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, जिसके ऊपर आपकी
आईपी एड्रेसिंग होती है, जिसके ऊपर आपकी राउटिंग होती है। राउटिंग क्या चीज है? बेस्ट पाथ सिलेक्शन। मैंने जो मेरी इस प्लेलिस्ट के अंदर सीसीएनए की दीगर वीडियोस हैं, आप उनको जरूर देखिए। उसके अंदर आपको राउटर वगैरह का इंट्रोडक्शन भी मिलेगा। मेरी एक वीडियो है जिसमें राउटर स्विच फायरवॉल का कंपैरिजन है। इसके अलावा एक और वीडियो है मेरी, उसके अंदर आईपी एड्रेसिंग और मैक एड्रेसिंग का फर्क है। तो वो जरूर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आप उनको देखिए जरूर, ठीक है। बहरहाल फर्दर आगे चलते हैं। तो नेटवर्क लेयर का मैंने आपको बता दिया कि इस पर लॉजिकल एड्रेसिंग होती है। आईपी एड्रेस स्टार्ट से लेकर एंड तक कभी भी चेंज नहीं होता, वो शुरू से लेकर आखिर तक क्या रहता है? सेम रहता है, जबकि हर सेगमेंट के ऊपर मैक एड्रेसेस चेंज होते हैं। बहरहाल अगर हम आ जाते हैं अब किस लेयर पर? डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर ये वो लेयर है जो फर्दर दो सब लेयर्स में टूटी हुई होती है। इस डाटा लिंक लेयर के अंदर आपके पास एक एलएलसी होती है और दूसरा इस डाटा लिंक लेयर के अंदर आपके पास एक मैक होता है। एलएलसी होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एलएलसी प्रोटोकॉल जो है या एलएलसी की जो सब लेयर है वो अपर लेयर के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है उसको आइडेंटिफाई करती है, क्योंकि नेटवर्क की लेयर पर आज के दौर में हमारे पास दो बड़े मशहूर प्रोटोकॉल चल रहे हैं, एक IPv4 और दूसरा IPv6। तो एलएलसी की लेयर अपर लेयर के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से मामला को करती है, क्योंकि IPv6 का फॉर्मेट अलग है और IPv4 का जो हेडर फॉर्मेट है वो बिल्कुल अलग है। बहरहाल तो डाटा लिंक लेयर पर आ जाएंगे, मीडिया एक्सेस कंट्रोल की लेयर है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल की सब लेयर पर इसके आ जाते हैं। और मैक की सब लेयर का काम ये होता है कि ये जो फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर क्या होती है? फिजिकल लेयर ये समझ लें आप अपने लैन कार्ड के इख्तिताम पर आ चुके हैं। लैन कार्ड से जब डाटा बाहर निकलता है तो वो डाटा जाहिर सी बात है वायर की सूरत में भी जा सकता है और वायरलेस सूरत में भी जा सकता है। तो फिजिकल मीडिया कैसा होगा? वायर्ड होगा, वायरलेस होगा, वायर्ड भी होगा तो उसमें भी किस टाइप का होगा? फाइबर होगी या कॉपर होगा, और वोल्टेजेस क्या रखने हैं और बिट्स को कौन सी कोडिंग से सेंड करना है, 1 को कैसा वोल्टेज देना है, बाइनरी 0 को कैसा वोल्टेज देना है, ये सब कुछ डिसाइड कहां पर होता है? फिजिकल लेयर के ऊपर डिसाइड होता है। आखिरी बात मैं यहां पर आपको बताता चलूं एक और, बल्कि मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं अपनी एक वीडियो का, डाटा इनकैप्सुलेशन के नाम से एक वीडियो है, वो जरूर आप देखिए। याद रखिएगा एप्लीकेशन लेयर पर जो भी डाटा जनरेट होता है इसको यूजर डाटाग्राम कहते हैं। ये यूजर डाटाग्राम जब ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर उतरता है तो फिर ये सेगमेंट बन जाता है, और जब ये नेटवर्क की लेयर पर उतरता है तो ये पैकेट बन जाता है, और पैकेट के बाद जब ये डाटा लिंक लेयर के ऊपर उतरता है तो फिर ये फ्रेम बन जाता है। ये नॉमेनक्लेचर आपको जरूर याद रखना है। यहां पर कोई पूछेगा तो आप यहां पर ये नहीं बोलेंगे एप्लीकेशन लेयर पर फ्रेम चल रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर यूजर डाटाग्राम चलता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंट, आईपी का पैकेट फिर बंद होगा किसके अंदर? एक दूसरे के अंदर बंद होते चले आ रहे हैं, उसके मैक का फ्रेम और फाइनली मैक के फ्रेम को फिजिकल वोल्टेजेस की शक्ल में सेंड कर दिया जाएगा। ये दोनों लेयर्स को जब आप कंबाइन करके एक लेयर में बस इंप्लीमेंट कर देंगे तो फिर आप डाटा लिंक लेयर और फिजिकल के बजाय क्या कहने लग जाएंगे? उसको नेटवर्क एक्सेस कहने लग जाएंगे। आखिरी बात करके अपने ट्यूटोरियल का इख्तिताम करता हूं। याद रखिए टीसीपी आईपी मॉडल वाहिद मॉडल नहीं था जो कि प्रेजेंट हुआ। आपने एक तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल का नाम सुना, ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अंदर 7 लेयर्स थी। टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर 2 वेरिएंट है, 4 और 5 वाला, और एक और मॉडल भी था जो कि मैंने यहां पर आपको बताना है, और वो मॉडल था एरपानेट का मॉडल। उस मॉडल के अंदर आपके पास 3 लेयर्स अवेलेबल थी, खाली 3 लेयर्स किस तरह से अवेलेबल थी कि उस मॉडल के अंदर इन दोनों लेयर्स को, कौन सी दोनों लेयर्स को? ये जो ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट की लेयर है, इन दोनों को भी कंबाइन कर दिया गया था। तो एरपानेट जो है वो आपके पास 3 लेयर का मॉडल था, पर बहरहाल बात हुई है कि इस जंग को जीता किसने है? टीसीपी आईपी मॉडल ने। और नाम टीसीपी आईपी मॉडल क्यों है? क्योंकि टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर का एक बड़ा तगड़ा प्रोटोकॉल है और आईपी इंटरनेट की लेयर का बड़ा तगड़ा प्रोटोकॉल है, इसलिए इनके नाम के ऊपर जो है इस मॉडल का नाम रख दिया गया। आप कह सकते हैं कि यूडीपी को लिफ्ट नहीं कराई गई, बहरहाल तो यूडीपी चूंकि इतनी गारंटीड डाटा डिलीवरी की नहीं देता था, तो शायद यही वजह थी कि इसको इतनी ज्यादा जो है वो नाम में इंपॉर्टेंस नहीं देगी, हालांकि वैसे काम में इसके बड़े चर्चे हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर भी करिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।